बीएड के इस आभासी व्याख्यान कार्यक्रम में आज हम सब विभिन्न शिक्षण विषयों में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां निर्धारित हैं। इन शिक्षण विधियों का प्रयोग एक कुशल अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। प्रत्येक विषय या प्रत्येक विषय वस्तु यह मांग करती है कि उसको किस विशेष प्रकार से पढ़ाया जाए कि छात्रों को अधिकतम रूप से समझ में आ सके। इसी के आधार पर कुशल अध्यापक अपने लिए अपने विषय की मांग के अनुसार या पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करता है। तो आज हम प्रायः इतिहास, भूगोल, भाषा या फिर विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सभी विधियों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सबसे पुरानी विधियों में जब हम आते हैं तो आता है प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर विधि सबसे पुरानी विधियों में है, जिसको माना जाता है सुकरात की विधि। सुकरात किसी चौराहे पर खड़े हो जाते थे और लोगों से प्रश्नोत्तर द्वारा शंका का, उनके समस्याओं का उनके समाधान किया करते थे। तो ये सबसे पुरानी विधियों में है प्रश्नोत्तर विधि। वैदिक उपनिषदों में वहाँ भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग है कि शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उत्तर देता है और उसके जरिए ज्ञान का पाठ होता है। उसी प्रकार व्याख्यान विधि भी शिक्षण की पुरानी विधियों में है। हालांकि अभी भी उसका प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। व्याख्यान विधि में एक विद्वान वक्ता अपने विषय के संबंध में उसके सभी पक्षों के बारे में विस्तृत रूप से अपनी बातों द्वारा उसको स्पष्ट करता है। व्याख्यान विधि में जो वक्ता है वही सक्रिय रहता है, छात्र उतने सक्रिय नहीं रहते। इसी कारण उसको अच्छी विधि नहीं माना जाता। आजकल वही विधियाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं जिसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र भी निरंतर सक्रिय हों। तो इस कारण व्याख्यान विधि का अब उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन अभी भी वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है। और अगर उसमें थोड़ा बीच में प्रश्नोत्तर या अगर हम व्याख्यान को बीच बीच में मतलब नोट भी करते चलें तो व्याख्यान विधि एक बहुत उपयोगी विधि हो सकती है बहुत सारे विषयों में। यद्यपि विज्ञान, गणित या अन्य जो प्रायोगिक प्रकृति के विषय हैं वहाँ व्याख्यान विधि उतनी प्रभावी नहीं है। इसके बाद अगली विधि आती है प्रदर्शन विधि, जिसको विज्ञान में थोड़ा और सुधार कर प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे मान लीजिए कोई उपकरण है या कोई वस्तु है, तो हमको छात्रों के उसके विषय में बताना है, तो हम उपकरण को दिखाकर या उसका प्रदर्शन करके उसके बारे में छात्रों को बता सकते हैं। इसमें शिक्षक उस वस्तु के बारे में या उपकरण के बारे में विस्तृत जानकारी, उसके प्रयोग, उसके रख रखाव और उसके लाभ, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से बताता है और प्रदर्शन करके छात्रों को दिखाता भी है और छात्रों को भी उसको करने का मौका देता है। तो इस विधि द्वारा छात्रों को किसी भी वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का सीखने में जैसे विज्ञान में बहुत महत्व है, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा छात्रों को यह आभास हो जाता है कि कोई वस्तु किस तरह कार्य करती है और उसमें किस तरह से उसकी क्रियाविधि कार्य करती है। तो यह प्रत्यक्ष विधि है प्रदर्शन विधि। इसी को स्वयं जब प्रयोग करके भी छात्रों को दिखाया जाता है तो उसको प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है। इसके अलावा विज्ञान में या अन्य विषयों में एक बहुत उपयोगी विधि खोजी गई, अन्वेषण विधि। आधुनिक शिक्षण विधियों में आप जानते ही हैं
छात्रों के स्वयं खोजने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो अन्वेषण विधि भी वैसी ही है। इसे अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने खोजा था। अन्वेषण विधि अंग्रेजी शब्द ह्यूरिस्टिक से निर्मित है। अन्वेषण ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसमें छात्र स्वयं ज्ञान की खोज करता है और अपने विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है और वह छात्रों को उस विषय वस्तु के बारे में समय समय पर और जानकारी देता है कि जिससे छात्र अपने अन्वेषण में सफल हो सके। वह उनके दिशा निर्देशन का कार्य करता है। यह एक छात्र केंद्रित विधि है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहता है और सीखता है तथा उससे द्वारा यह मनोवैज्ञानिक विधि है और उसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। जो कार्य हम स्वयं अनुभव से सीखते हैं, जैसे खाना बनाना या साइकिल चलाना या जो भी काम हम स्वयं खोज करके अन्वेषण करके सीखते हैं, वह सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। अतः यह वैज्ञानिक विषयों में एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका प्रतिपादन एच.ई. आर्मस्ट्रांग द्वारा किया गया। इसी के साथ अगली विधि जो विज्ञान में या और बहुत सारे गणित में और वैज्ञानिक प्रकृति के विषयों में प्रयोग की जाती है, वो है प्रयोगशाला विधि। विज्ञान, गणित या अन्य वैज्ञानिक प्रकृति के विषयों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रयोगशाला में ही समझा जाता है। जैसे पौधों में श्वसन क्रिया होती है, या बल किस तरह से कार्य करता है, या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, या बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो समझनी हो तो प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा समझना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रयोग द्वारा हम एक तो छात्र स्वयं प्रयोग करता है, तो स्वयं प्रयोग करने से उसको उस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और वह उस सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके देख सकता है। इसीलिए विज्ञान में प्रयोग पर बहुत जोर दिया गया है। पहले विज्ञान की पुस्तक का नाम ही था विज्ञान आओ करके सीखे। तो यह स्वयं अनुभव द्वारा सीखने या करके सीखने या मतलब इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, जिसमें छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करके स्वयं अनुभव द्वारा किसी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो विज्ञान, गणित या अन्य विषयों में इसका बहुतायत में प्रयोग होता है। कला विषयों में भी, जैसे भाषा अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी। हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में भाषा प्रयोग से आती है। तो प्रयोग को या किसी भाषा को सही रूप में कैसे प्रयोग किए जाए, इसके लिए भी भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑडियो टेप द्वारा, वीडियो द्वारा छात्रों को सही उच्चारण करना, भाषा का सही प्रयोग करना, मुहावरों का ज्ञान कराना, शब्द का ज्ञान कराना आदि कराया जाता है। इस तरह से भाषा में भी इस प्रयोगशाला का प्रयोग करके हम भाषा के ज्ञान को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और जो एक महत्वपूर्ण विधि है जो भूगोल में या अन्य विषयों में बहुतायत से प्रयोग की जाती है, वो है आगमन और निगमन विधि। निगमन विधि और ज़्यादा पुरानी है और आगमन विधि अपेक्षाकृत उससे नई विधि है। निगमन विधि सर्वप्रथम इसका प्रयोग अरस्तु से शुरू हुआ। यह अरस्तुअन मेथड कही जाती है। अरस्तु की इस विधि में होता ये था, ये सब आगमन और निगमन विधियाँ बेसिकली दर्शन की विधियाँ हैं। दर्शन के अध्ययन के लिए दर्शन के सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा पुष्ट करने के लिए निगमन विधि का प्रचलन हुआ। निगमन विधि में अरस्तु या जिसने भी प्रस्तुत किया उसको पहले सिद्धांत बताते थे, उस सिद्धांत को उदाहरण द्वारा पुष्ट किया जाता था।
अतः आप कह सकते हैं कि इसके शिक्षण सूत्र थे सिद्धांत से उदाहरण की ओर। जैसे पहले कोई नियम बता दिया जाता है और उस नियम को उदाहरण द्वारा हम पुष्ट करते हैं। इसके अलावा और कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके अलावा अमूर्त से मूर्त की ओर। सिद्धांत या सूत्र क्या है? अमूर्त है। जैसे हम बता दें कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में आइंस्टीन द्वारा निम्न समीकरण दिया गया है, E=mc²। यह एक सिद्धांत है। अब इसी के आधार पर उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं कि कैसे जो है परमाणु है या उसका द्रव्यमान है और उसमें जब उस पर क्रिया कराई जाती है तो अपार ऊर्जा कैसे पैदा होती है। तो इस उदाहरण द्वारा हम किसी भी सिद्धांत को प्रत्यक्ष करते हैं। तो यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर की शिक्षण विधि है। निगमन विधि में सिद्धांत को देने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। अतः यह शिक्षक केंद्रित विधि है कि जिसमें शिक्षक सक्रिय रहकर सिद्धांत देता है और उसे उदाहरण द्वारा पुष्ट करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया। तो इस शिक्षक केंद्रित विधि होने के कारण इसका प्रयोग अभी भी होता है। और यह इसके अलावा जो दूसरी विधि इसमें खोजी गई आगमन विधि, प्रायः दोनों विधियां एक साथ ही प्रयोग की जाती हैं और आगमन निगमन दोनों विधियों को जोड़कर हम विद्यार्थियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। आगमन विधि निगमन विधि के विलोम विधि है, विपरीत विधि है। इसके जो शिक्षण सूत्र है यह एक यथार्थवादी दार्शनिक बेकन की देन है। फ्रांसिस बेकन ने माना जाता है कि आगमन विधि का प्रचलन शुरू किया। इस विधि में शिक्षण सूत्र बिल्कुल उलट जाते हैं। जैसे इसमें शिक्षण सूत्र हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इसमें हम छोटा छोटा उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों द्वारा हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो यह छात्र केंद्रित विधि है। उदाहरण को छात्र स्पष्ट करता है। जैसे हम छात्रों से 3 वृत्त बनवाएं और या 3 तरह के त्रिभुज बनाएं और उसके बाद उनसे कहें कि त्रिभुज के तीनों कोणों को नापो और नापो। तो जब छात्र तीनों कोणों को जब नाप ले तो उसको जुड़वाएं तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तब हम एक सिद्धांत देते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह से छात्र आगमन विधि द्वारा स्वयं सक्रिय रहकर वह किसी सिद्धांत को भली भांति समझ लेता है। सिद्धांत अमूर्त होते हैं और समझने में जटिल होते हैं। तो अतः पहले उदाहरण द्वारा उसको समझकर फिर पढ़ने से वह ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो इसी कारण आगमन विधि आधुनिक विधि मानी जाती है कि जिसमें छात्र स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा सीखते हैं और स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो अगली विधि है जैसे पर्यटन विधि। पर्यटन विधि इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में, गणित में बहुत सारे विषयों में प्रयोग की जाती है कि जिसमें हम किसी भी विषय के संबंध में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होते हैं उसका भ्रमण कराया जाता है। यह एक सीखने की प्रत्यक्ष विधि है। जैसे मुगल स्थापत्य कला का अध्ययन कराने के लिए आप ताजमहल, आगरा का किला या जो भी दिखाएं तो आप उससे उस काल की चित्रकला का, स्थापत्य कला का, इतिहास का जीवंत उदाहरण छात्रों के सामने पेश कर सकते हैं कि यह कला कैसी थी या उसकी क्या विशेषताएं थी और समय समय पर उसमें कैसे परिवर्तन आया। और इसके सारे जो मुख्य बिंदु हैं वो पर्यटन द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं। तो यह एक लोकप्रिय विधि है जिसका व्यापक उपयोग बहुत सारे विषयों में किया जाता है और जिसके द्वारा हम किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रत्यक्ष रूप से देखकर
और छात्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह इसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहता है और शिक्षक को उसको वहाँ पर बताते रहना चाहिए पर्यटन के दौरान कि यह जो आप देख रहे हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इन सब के बारे में छात्रों को पर्यटन द्वारा अवगत कराते रहना चाहिए और छात्रों को उसके विषय में नोट भी करना चाहिए कि जिससे वह उसकी विशेषताओं को याद भी रख सके और जान भी सके। तो यह एक शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, खासकर इतिहास में या भूगोल में, क्योंकि भूगोल में जो पर्यावरण होता है वह भौतिक पर्यावरण जो होता है या सामाजिक पर्यावरण जो होता है, इसको सबसे ज़्यादा हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही सीख सकते हैं। अतः यह इन विषयों में प्रयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षण विधियों की श्रृंखला में यह पहला भाग है और यह लंबा होने के कारण इसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। तो शेष आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया से आप अवगत कराएं। धन्यवाद।